एक गांव में प्रेम जी तिवारी नाम का एक बहुत ही बढ़िया बावर्ची रहा करता था। वो जिस गांव में रहता था उसी गांव के एक ढाबे में वो खाना पकाता और जिंदगी गुजारता। प्रेम जी तिवारी के माँ बाप तो नहीं थे, पर एक बहन और एक भाई था। बहन की शादी करवाने के लिए और भाई को अच्छे से पढ़ाने के लिए वो बेचारा दिन रात कष्ट किया करता था। प्रेम जी के बनाए हुए सारे पकवान कई सालों से बच्चे, बूढ़े, गांव के बाकी सारे लोग बड़ा मजा लेके खाया करते थे। इसकी वजह से वो जिस ढाबे में काम करता था उस ढाबे का नाम अच्छा हुआ और कमाई भी बढ़ गई। एक दिन प्रेम जी के एक दोस्त ने प्रेम जी की बहन की शादी के लिए एक अच्छे से लड़के के बारे में बताया। ये सुनकर प्रेम जी ने सोचा ये शादी तो किसी भी तरह करवानी पड़ेगी, चाहे उधार लेना पड़े, पर बहन की शादी होनी चाहिए। इसलिए वो गांव के जमींदार के पास गया और सूद पर रुपए लेके उसने शादी करवा दी। अपनी बहन की शादी में प्रेम जी ने खुद अपने हाथों से बढ़िया खाना बनाया था। सारे अतिथिगण खाना खा के मुग्ध हो गए। अरे वाह प्रेम जी, तुम्हारे हाथों में तो जादू है भैया। खाना तो तुमने बढ़िया पकाया है भाई। उसी शादी में लड़कों की तरफ से रामलाल नाम का एक आदमी आया था। खाना खा के उसे बहुत पसंद आया तो उसने कहा, प्रेम जी भाई, लंदन में मेरा एक रेस्टोरेंट है, क्या तुम लंदन आके मेरे रेस्टोरेंट में कुक के काम करोगे? ये सुनकर प्रेम जी भाई को याद आया कि उसके भाई को पढ़ाना है, उसका कुछ उधारी भी है। इन सबको छोड़ के लंदन जाना उसके लिए नामुमकिन था, तो उसने इस मौके को जाने दिया। दिन गुजरने लगे, उधार का भार बढ़ने लगा और पूरी तनख्वाह तो ब्याज भरने में निकल जाती थी। भाई को पढ़ाने के पैसे कम पड़ने लगे, घर चलाने में भी दिक्कत होने लगा। तो प्रेम जी भाई इन बातों को लेके मन कचोट के रह जाते थे। इस तरह महीने बीतने लगे, पर प्रेम जी भाई का आमदनी नहीं बढ़ रहा था। फिर एक दिन प्रेम जी भाई उदास बैठ के उपाय के बारे में सोच रहे थे। उसे लंदन से आए हुए रामलाल के बातें याद आए। अरे उसने तो मुझे रेस्टोरेंट में काम करने का मौका दिया था, ये बात मैं कैसे भूल गया। ये सोचकर वो रामलाल से मिलने चला। अरे प्रेम जी, आप इस तरफ? आपने तो उस दिन कहा था ना कि लंदन में आपके रेस्टोरेंट में कुक की नौकरी मुझे देने को तैयार है। अभी भी क्या वो नौकरी मुझे देंगे? अरे वाह, बढ़िया है, आखिर आपने मेरी बात मान ही ली। जरूर मौका मिलेगा। मैं एक हफ्ते में वहां जा रहा हूं। मेरा बेटा आपके लंदन आने तक के सारे इंतजाम खुद देखेगा, ठीक है? फिर जब रामलाल वापस लंदन चले गए थे, रामलाल के बेटे ने प्रेम जी का लंदन जाने तक का पूरा इंतजाम 1 महीने के अंदर कर दिया। प्रेम जी ने उससे कहा, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, यहां हम सब हैं ना। आप आराम से लंदन जाइए, वहां अच्छे से पैसे कमाइए और अपनी पूरी उधारी चुका लीजिए। अपने भाई को अच्छे से पढ़ाइए। अगले 10 दिन में लंदन जाने की आपकी फ्लाइट है। इस तरह उसने प्रेम जी को समझाया और उसे लंदन भेज दिया। प्रेम जी लंदन में स्थित रामलाल के इंडियन रेस्टोरेंट में अपना रसोइये का काम शुरू कर दिया। उसके खाना पकाने के तरीके, सब्जियों को काटने के तरीके, खाने को प्लेटिंग के वक्त गार्निश करने के तरीके, और सबसे बढ़िया बात यह थी, जब उसका खाना पकता था पूरा रेस्टोरेंट खुशबूदार हो जाता। वो मन लगा के लजीज खाने बनाता रहा और कस्टमर खुश होते रहे। खाने से खुश होकर लोग उसे काफी पैसे टिप में देते थे। इससे प्रेम जी खुश होकर और बढ़िया पकवान बनाने लगा। इधर महीने का तनख्वाह मिलता था और टिप की ऊपरी पैसे होने के कारण उसका आमदनी बढ़ गया। और जितने भी पैसे वो कमाता था पूरे पैसे वो इंडिया भेज देता। फिर रामलाल के बेटे से बात करता और उनसे कहता कि उन पैसों से उसकी उधारी चुका दे और उसके भाई को बढ़िया सा कॉलेज वगैरह में भर्ती करके पढ़ाए। इस तरह 6 महीने बीत गए। इन 6 महीनों में उसने कई बार पूछा कि मेरे भाई से फोन पर बात करवा दे, पर कोई ना कोई कारण बोलकर रामलाल के बेटे उसे टाल देता तो प्रेम जी को संदेह होने लगा।
और फिर जब रामलाल अपने बेटे के साथ बात करते थे, वो चुपके से उनकी बातें सुनने लगा। एक दिन रामलाल से मिलने प्रेम जी जा ही रहे थे। उसने देखा रामलाल बहुत गुस्से में किसी से फोन पर बात कर रहा है, तो वो छिप के सुनने लगा। 6 लाख रुपए है भाई, ऐसे थोड़ी ना आ जाते हैं। प्रेम जी का हाथ का खाना बढ़िया है, इसलिए उसे मैं जो तनख्वाह देता हूं और उसके टिप के पैसे मिलाकर हर महीने उन पैसों को मैंने बचा के रखने को कहा था, ना कि इसके बारे में प्रेम जी के भाई को बताने के बारे में। कोई ना कोई उपाय निकाल और मुझे वापस फोन कर। उनकी इन बातों को सुनकर वो तुरंत अपने घर गया, अपना पूरा सामान उसने समेट लिया और उसी वक्त वहां से निकल पड़ा। मैंने इन पे अंधविश्वास किया था और काम करने विदेश तक आ पहुंचा। 1 रुपए मेरा पैसा मैंने नहीं बचा, पूरा पैसा इनको सौंप दिया। पता नहीं उधर मेरे भाई और बहन किस हालत में हैं। पता नहीं मेरा सूद कितना बढ़ गया है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि अपने कुकर्मों के लिए इन लोगों ने मुझे वहां से यहां तक ले आया। वो बेचारा रास्ते के एक किनारे बैठकर दुखी हो रहा था। हे भगवान, अब तुम्हारा ही भरोसा है, तुम ही कोई रास्ता निकाल दो भगवान। वो बेचारा कुछ देर वहीं पर भगवान का स्मरण करते बैठा। अचानक से नील रंग के धुआं के बीच में से श्री कृष्ण पधारे। उन्होंने एक बालक का रूप धारण किया। फिर वहीं पर उन्होंने एक फूड स्टॉल को अपने माया से बनवाया और आके प्रेम जी के पास बैठ गए। अंकल, क्या ये फूड स्टॉल आपका है? मुझे बहुत भूख लग रहा है, कुछ पका के खिलाओगे? मैं पैसे भी दूंगा। वो आके प्रेम जी से बातें करने लगे, पर प्रेम जी को तो पता था वो फूड स्टॉल प्रेम जी का तो था ही नहीं। पर कहीं उस बालक को देखकर प्रेम जी को बिछड़ा हुआ अपना भाई याद आया। पता नहीं उसके मन में क्या हुआ। वो उठा और उस फूड स्टॉल की तरफ बढ़ गया। फिर वहां रखे हुए सारे चीजों को देख के सोचने लगा, इसके खाने के लिए क्या पकाऊं? प्रेम जी ने फिर अपनी नजर इधर उधर दौड़ाई तो उसने देखा खाने के कई चीज रखे हुए थे। अरे पता नहीं ये फूड स्टॉल है किसका? इतने सारे खाने की चीजों को यहाँ छोड़ के कहाँ चले गए? वो सोच में पड़ गया। इस तरह अचंभित होकर वो सोच रहा था, वहां खाना खाने दूसरे कस्टमर भी आना शुरू हो गए। प्रेम जी ने उस बालक के लिए बड़े प्यार से खाना पकाया। फिर वो बालक को ढूंढने लगा और वो बालक उसे दिखा नहीं। और इधर वहां बैठे जो बाकी कस्टमर थे वो सारे फूड 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 कहकर प्रेम जी को पुकारने लगे, तो प्रेम जी उनके लिए खाना बनाने में मगन हो गए। इस तरह बिना कुछ सोचे समझे ही प्रेम जी के जीवन में एक नया मोड़ आ गया था। इसके अलावा वो फूड स्टॉल मेरा है कहने वाला कोई आगे ही नहीं आया। तो प्रेम जी ने सोचा शायद ये भगवान की मर्जी है और उन्होंने ही उसे यहाँ भेजा है। वो अपना काम में व्यस्त हो गया। रामलाल को प्रेम जी के फूड स्टॉल के बारे में पता चला तो उसे रोकने वो खुद आ पहुंचे, पर उसे पता नहीं था ये स्वयं भगवान की देन है। वो उसे कहां रोक पाता। इतना ही नहीं, उसका खुद का धंधा ठप होने वाला था और उसका दिवालिया निकलने वाला था। फिर प्रेम जी ने अपने कमाए हुए पैसों को जमा किया और एक विदेशी के सहायता से उसने अपने भाई को लंदन बुला लिया। वो अपने भाई को लंदन में पढ़ाने लगा, अपनी उधारी भी चुका दी और फिर अपनी जिंदगी को वो आराम से खाना पकाते हुए जीने लगा। प्रेम जी अगर रामलाल और उसके बेटे की बातें नहीं सुनता, पार्क में उस बालक की बात मानकर अगर वो फूड स्टॉल में नहीं जाता, तो शायद आज वो अपने भाई बहन के साथ इतनी खुशी खुशी जिंदगी नहीं बिता सकता। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसका नाम था करुणा। वो तरह तरह के अचार बनाकर बेचती थी। करुणा का स्वभाव बहुत ही अच्छा और मददगार था। उस गांव में कोई अचार की दुकान नहीं थी। कुछ ही दिनों में करुणा का व्यापार बढ़ने लगा और उसने अपने घर के बाहर एक नई दुकान लगाई जहां से वो अचार बेचने लगी। रोज की तरह करुणा अपनी दुकान में अचार बेच रही थी जब वहां एक विघ्नेश नामक व्यक्ति आया। एक अचार की बरनी कितने की है? एक बरनी 25 रुपए की है बेटा। ठीक है, मुझे एक बरनी टमाटर की अचार चाहिए। करुणा ने एक टमाटर के अचार की बरनी उसे दी। विघ्नेश ने उसे 50 रुपए दिए।
करुणा ने अपनी पोटली में 50 रुपए रखकर 25 रुपए विघ्नेश को वापस दिए। विघ्नेश ने देखा कि करुणा की पोटली पैसों से भरी हुई है। करुणा की पोटली में बहुत पैसे हैं। किसी तरह मुझे वो पोटली उससे छीननी होगी, लेकिन कैसे? उसने सोचा कि मैं करुणा से पानी मांगता हूँ। करुणा पोटली रखकर विघ्नेश के लिए पानी लेने गई। करुणा के वापस आने से पहले मुझे वो पोटली लेनी होगी। जैसे ही विघ्नेश ने वो पोटली लेने की कोशिश की, तभी करुणा वापस आ गई। मेरी पैसों की पोटली क्यों उठा रहे हो विघ्नेश? कुछ देर तक उन दोनों में बहुत बहस चली। और विघ्नेश ने कहा, अब ये पंचायत ही तय करेगी कि ये पोटली किसकी है। तो अब मुझे पंचायत में बताना पड़ेगा कि ये मेरी पोटली है। विघ्नेश अभी छोटा है और अगर पूरी पंचायत के सामने उसे गलत साबित किया तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। वो अपनी गलतियों से खुद सीख जाएगा। अगर तुम्हें लगता है कि ये पोटली तुम्हारी है तो तुम इसे रख लो, मुझे कोई बहस नहीं करनी है। विघ्नेश ये सुन के बहुत खुश हुआ और वहां से चला गया। वो घर पहुंचते ही उस पोटली के पैसों को गिनने लगा। लगता है करुणा अचार बेचकर बहुत पैसे कमाती है, तभी उसने अपनी पोटली मुझे दे दी। मैं भी स्वादिष्ट अचार बनाकर बेचूंगा। अपने पैसों में करुणा से चुराए हुए पैसे जोड़कर उसने नई सामग्री लाई और अचार बनाना शुरू किया। करुणा की दुकान के ठीक सामने विघ्नेश ने अपनी दुकान लगाई। अचार ले लो अचार, नींबू आम मिर्ची की ताजी अचार। करुणा ने ये देखा कि इसने मेरे पैसों से अपनी दुकान ठीक मेरी दुकान के सामने लगाई है, लेकिन फिर भी करुणा के जो ग्राहक थे वो उससे ही अचार लेते थे। ना कि विघ्नेश से, क्योंकि विघ्नेश एक नया व्यापारी था। लोग उसकी दुकान से अचार नहीं ले रहे थे और इसके चलते अचार पड़े पड़े सड़ने लगे। विघ्नेश बहुत दुखी हो गया था। मेरी बनाई हुई अचार खराब हो रही है, अब इससे कौन खरीदेगा? ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा और विघ्नेश का व्यापार बंद हो गया। विघ्नेश के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। वो दुख में सारा दिन दुकान पर ही बैठा रहता था। करुणा ये सब देख रही थी। करुणा से विघ्नेश का दुख देखा न गया। और वो उसकी दुकान पर गई। विघ्नेश ने करुणा को देखकर भी अनदेखा किया। विघ्नेश, तुम क्यों दुखी हो? तुम अचार की बरनियां बदल क्यों नहीं रहे हो? विघ्नेश ने करुणा को पूरी बात बताई। चिंता मत करो विघ्नेश, इस बार मैं जैसा बताऊंगी वैसे ही अचार बनाना। मैं तुम्हें अचार की पूरी सामग्री खरीदने के लिए भी पैसे दूंगी और जब तुम्हारा व्यापार फिर से चल पड़ेगा तब तुम मुझे मेरे पैसे लौटा देना। मैंने आपकी पोटली चुराई, आपकी दुकान के सामने अपनी दुकान लगाई और आप फिर भी मेरी मदद कर रही हैं। मैं ऐसा बुरा बर्ताव फिर कभी नहीं करूँगा।
जैसा करुणा ने बताया, विघ्नेश ने वैसा ही किया और जल्द ही उसका व्यापार बढ़ने लगा। विघ्नेश ने करुणा के सारे पैसे लौटा दिए। अब हर काम ईमानदारी से करना विघ्नेश। आपकी अच्छाई के कारण आज मैं अच्छे से व्यापार कर पा रहा हूँ। आज से मैं आपकी मदद करूँगा और आसपास के गांव में भी अचार प्रसिद्ध कर दूंगा। करुणा ने विघ्नेश की बात मानी और अचार आसपास के गांव में बहुत प्रसिद्ध हुई। इससे उन दोनों को बहुत फायदा हुआ और वे दोनों हंसी खुशी रहने लगे। माधवपुर नामक एक गांव में थे दो आदमी, विनोद और सात्विक, जो पड़ोसी थे। विनोद था बहुत आलसी और कोई काम नहीं करता था। पर सात्विक के पास बहुत गाय थे, जिनका दूध बेचकर वह पैसे कमाया करता था। इसी दौरान दूध का धंधा काफी बढ़ रहा था, तो सात्विक ने सोचा कि अब वह पड़ोसी गांव में भी दूध बेचना शुरू करेगा। अपने जमाए हुए पैसों से उसने नई साइकिल खरीदी, जिससे वह बाकी के गांव में जाकर दूध बेचने लगा। एक सुबह जब सात्विक काम के लिए अपनी साइकिल पर निकला, तब विनोद ने उसको देखा। अरे, मुझे बिना बताए सात्विक ने नई साइकिल खरीद ली। उसके लौटने के बाद पूछूंगा। ऐसा सोचकर विनोद उसके घर के बाहर सात्विक के लौटने का इंतजार करने लगा। कुछ समय बाद सात्विक दूध बेचकर वापस आया। जब हो सात्विक, तुमने नई साइकिल खरीद ली? हाँ विनोद, क्यों, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, बस यही जानना चाहता था कि नई साइकिल के लिए पैसे कहाँ से आए। भाई, आज तक जो भी दूध बेचा ना, उसमें से मैंने थोड़ा थोड़ा जमाया इस साइकिल के लिए, जिसकी मदद से अब मैं पास वाले गांव में भी जाकर दूध बेचने लगा हूँ। अच्छा, अरे तू तो काफी समझदार निकला सात्विक। विनोद हंसते हुए सात्विक के लिए खुश होने का नाटक किया और फिर अपने घर चला गया। घर जाकर विनोद सोच में पड़ गया कि इतने कम समय में सात्विक ने नई साइकिल खरीद कैसे ली। विनोद ने खुद तो कुछ नहीं लिया। उदास होकर विनोद गहरी सोच में ही डूबा रहा। मैं क्यों इतना उदास रहूं? अगर मैं भी सात्विक की तरह कुछ काम करूं तो पैसे जमा कर मैं भी अपनी मनपसंद चीजें खरीद सकता हूं। पर मैं करूं क्या? अरे हाँ, मुझे तो जलेबी बनाना बहुत अच्छी तरह से आता है। हाँ, मैं एक जलेबी की दुकान शुरू करूंगा। फिर अगले दिन विनोद ने अपनी एक छोटी सी दुकान खोल ली और गरम गरम जलेबी बेचने लगा। एक जलेबी 5 रुपये, आधा किलो 50 रुपये और 1 किलो 100 रुपये में। इस प्रकार विनोद ने बहुत स्वादिष्ट जलेबी कम भाव में बेचने लगा। उसके गर्मा गर्म जलेबियों की सुगंध गांव के कोने कोने तक पहुंच गई। गांव के सारे लोग विनोद की दुकान पर आने लगे मजेदार जलेबियों का स्वाद लेने के लिए। कुछ ही दिनों में विनोद की जलेबी बहुत मशहूर हो गई। एक दिन रमेश नामक एक आदमी उसकी दुकान पर जलेबी खा रहा था।
वाह विनोद, तुम्हारे हाथों की बनाई हुई जलेबी बहुत ही मजेदार है। इतने कमाल की जलेबी मैंने आज तक खाए ही नहीं भाई, वाह। ऐसा कहकर रमेश जलेबी के मजे ले रहा था और बाकी के लोगों ने भी उसकी बहुत तारीफ की। पूरे गांव में विनोद की दुकान और भी मशहूर हो गई। अब धीरे धीरे विनोद थोड़ा घमंडी बनने लगा। मेरे जैसे जलेबी तो और कोई बना ही नहीं सकता। मुझे जलेबियों का दाम भी बढ़ाना पड़ेगा, इससे मैं और ज्यादा मुनाफा कमा सकता हूँ। दुकान पे आए हुए सब लोगों को विनोद ने बोला, जी आज से एक जलेबी 10 रुपए, आधा किलो 100 रुपए और 1 किलो 200 रुपए में। एक आदमी उदय जो जलेबी खरीदने आया था, उसने कहा, अरे भाई साहब, जलेबी इतनी महंगी कब से हो गई है? बाकी के दुकानों में तो किलो 100 रुपए में ही बेचते हैं। अगर मेरे जैसे स्वादिष्ट जलेबी कहीं और मिले ना तो वही जाकर खा लीजिएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विनोद जैसी स्वादिष्ट जलेबी कहीं और नहीं मिलेगी, ऐसा सोचकर लोगों ने अब महंगी जलेबी खरीदना शुरू कर दी। इस गांव में मेरे जैसे जलेबियों को टक्कर देने वाला और कोई है ही नहीं। गांव वालों को तो अब मेरे स्वाद की लत लग चुकी है। ऐसा सोचकर उसने जलेबी को तोलने वाले तराजू के नीचे सबकी नजर से चोरी एक छोटा सा भार लगा दिया, जिससे वे लोगों को ज्यादा पैसों में कम जलेबियां बेच सके। इसी तरह विनोद का कारोबार उसके अनुसार चलता रहा। एक दिन गांव के जमींदार को विनोद की जलेबियों के बारे में पता चला, तो उन्होंने अपने नौकरों को उसके पास 1 किलो जलेबी लाने के लिए भेजा। नौकर गए और विनोद के यहाँ से 1 किलो जलेबी ले आए और जमींदार जी को दे दिया। जमींदार जी ने देखा कि जलेबियां तो 1 किलो से कम है। मैंने तो 1 किलो मंगवाया था, ये तो उससे कम है। मेरे आदेश का पालन क्यों नहीं किया? कहा जमींदार जी ने गुस्से से। साहब जी, हमने तो दुकानदार को 1 किलो ही देने को बोला था और फिर उसने इतना ही दिया। हमारी कोई गलती नहीं है प्रभु। चलो हम इस जलेबी वाले के पास जाकर देखते हैं कि वह असल में कर क्या रहा है। दुकान के पास पहुंचने ही वाले थे जब जमींदार जी ने एक भिखारी को उस जलेबी की दुकान की ओर जाते हुए देखा, तो वह रुक गए और अपने नौकरों को भी रोक दिया। जमींदार जी देखना चाहते थे कि दुकानदार उस भिखारी को किस तरह जलेबी बेचेगा। जमींदार और उनके नौकर पास वाली दुकान के पास खड़े होकर नजारा देखने लगे। एक जलेबी कितने की है भाई साहब? एक जलेबी 10 रुपए। भिखारी के पास थे सिर्फ 2 रुपए, तो उसने वो निकाला और बोला, बस एक जलेबी दे दो। विनोद ने कहा, 10 रुपए की एक जलेबी है, 2 रुपए में नहीं मिलेगी। ये सुनकर भिखारी वहाँ से जाने ही वाला था जब विनोद ने उससे रोककर कहा, हो, तूने यहाँ पर खड़े होकर मेरे जलेबियों का सुगंध लिया है, उसके लिए वो 2 रुपये। हे भगवान, मेरे पास तो ये 2 रुपये ही है और तुम ये भी इतनी बेरहमी से मांग रहे हो, मैं नहीं दूंगा। इसी दौरान जमींदार जी वहाँ पर पहुँचे और अपने पास रखे हुए पैसों का थैला भिखारी को दिया और कहा, तुम्हारे 2 रुपए के बदले में इस दुकानदार को तुम ये पैसे का थैला दे दो। अरे आप तो बड़े लोग हो साहब, आपको तो न्याय करना चाहिए। अगर आप इस दुकानदार को पैसे दे दोगे तो कैसे? मेरी बात मानो और दुकानदार को ये पैसे दे दो। भिखारी ने माना और पैसे विनोद को देने गया जब जमींदार ने कहा, 1 मिनट रुको, इस थैले को पहले जोर से हिलाओ। भिखारी ने थैले को जोर से हिलाया तो थैले में से सिक्के छन छन करने लगे। पैसों की आवाज सुनाई दी क्या विनोद? सुनाई दी साहब। अगर ये बात है तो फिर भिखारी ने अपना भुगतान दे दिया है। क्या साहब, पैसे तो इसने दिए नहीं और आप बोल रहे हो कि दे दिए? पैसे की आवाज तुमने सुन ली ना, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह भिखारी ने तुम्हारी जलेबियों की सुगंध सूंघ ली थी। तुम्हें तुम्हारी जलेबियों की सुगंध के पैसे इस थैले के पैसों की आवाज से ही मिल गई।
तुरंत विनोद को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जामींदार जी से माफी मांगी। तुमने केवल यही गलती नहीं की, तुम्हारे जलेबियों का मूल्य बाकी की दुकानों से बहुत ही ज्यादा है और उसके ऊपर गलत तरीके से तोलकर तुम ज्यादा पैसों में कम जलेबियां बेचते हो। साहब जी, बस एक बार के लिए मेरी गलती को माफ कर दो, मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगा। तुमने आज तक बहुत गलतियां की है, तुम्हें तो इस गरीब को एक जलेबी भी देने का मन नहीं किया। अब मैं तुम्हें ये आदेश देता हूँ कि अभी इसी वक्त अपनी इस जलेबी की दुकान को बंद करो। ये बात सुनकर विनोद बहुत डर गया और उदास हो गया। जामींदार जी से गिड़गिड़ाकर माफी मांगता रहा जब उसी रास्ते सात्विक आया। विनोद की परिस्थिति देखकर सात्विक उसकी दुकान पर आया और बोला, जामींदार साहब, मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया आप विनोद को इस बार माफ कर दे। सात्विक के अच्छे स्वभाव के बारे में जानते हुए इस बार तो सात्विक की बात सुनकर उसके अच्छे बर्ताव को ध्यान में रखते हुए मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ विनोद। कम से कम अब से पूरा मन लगाकर मेहनत से और ईमानदारी से अपना काम करो। ऐसा कहते हुए जामींदार जी वहाँ से चले गए। सात्विक और जामींदार जी की बात सुनकर विनोद ने अच्छा नाम कमाने का ठान लिया। पूरी लगन और ईमानदारी से उसने दोबारा अपना कारोबार शुरू किया। इस वजह से अब और भी लोग उसके पास जलेबी खाने आने लगे। अंत में विनोद खुशी खुशी से और सच्चाई से अपना जीवन बिताने लगा।